ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 11 के यूनिट 3 डिमांड से संबंधित है। इस कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक बार पिछली बातें करते हैं कि हमने डिमांड चैप्टर में अब तक 3 कक्षाएं पहले कर चुके हैं। तो यहाँ इस चौथी कक्षा में, दिस इज़ फोर्थ वन क्लास, इस क्लास में हम डिमांड से संबंधित न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? मांग की लोच। इसकी हम बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the degree of change in demand in response to change in own price of the commodity। इसका अर्थ है ये कैपिटल बनेगा। पिछले लेक्चर्स में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने बात करी थी कि प्राइस और किसी भी कमोडिटी की डिमांड में इन्वर्सली रिलेशन होता है। यदि किसी वस्तु की अन्य बातें सब समान हैं तो वस्तु की यदि प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये तो पढ़ा था ना हमने। अब इस रूल को, ये प्राइस कितना बढ़ा और डिमांड कितनी कम हुई, भाई डिमांड बहुत थोड़ी सी भी कम हो सकती है। जैसे हम माचिस का एग्जाम्पल ले लें। माचिस, मान लीजिए आपकी घरेलू उपयोग में माचिस एक से हम मान लीजिए 5 माचिस चाहिए आपको। इन 5 माचिस 1 महीने के लिए चाहिए। अब माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़कर मान लीजिए 1 रुपया 25 पैसे हो जाती है, या 1 रुपया 50 पैसे हो जाती है, तब आप डिमांड कितनी कम करेंगे? ये 1.5 गुनी बढ़ गई। क्या डिमांड आधी कर देंगे? नहीं करेंगे। या माचिस 2 रुपये की भी हो जाती है। पहले खर्चा कितना आ रहा था आपका? 5 रुपये का। अब कितना खर्चा आ रहा है? 10 रुपये का। मेरे ख्याल से माचिस उतने ही खरीदेंगे, क्योंकि आपको घरेलू ज़रूरत है तो इतनी ही चीज़ें खरीदेंगे। इट मीन्स माचिस एग्जाम्पल हम ऐसा ले सकते हैं कि इस पर कीमत का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे आम है। जब 30-40 रुपये किलो थे आपने खूब खरीदे, अब मान लीजिए 100 रुपये किलो हो जाते हैं तो आप इसकी डिमांड 0 कर देते हैं। तो कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ते ही, डबल होते ही या कीमत बढ़ते ही आप उसकी डिमांड बहुत कम कर देते हैं, और कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ने पर भी डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं करते, थोड़ी सी कम करते हैं। तो कितनी कम होगी? कीमत बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग कितनी कम होगी, या कीमत कम होने पर उसकी मांग कितनी बढ़ेगी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि लोच कितनी है? कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाती है, बहुत थोड़ी सी परिवर्तित होती है, बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है, तो कितनी परिवर्तित होती है, ये चीज़ पढ़ेंगे। देन द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज हुआ इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस, उस वस्तु की अपनी कीमत। मांग की लोच किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, वस्तु की कीमत में हमने परिवर्तन किया है ना, कम की या ज़्यादा की, जो भी किया, के फलस्वरूप उसके कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की मात्रा, कितनी मांग में परिवर्तन हुआ, वो कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको कैसे नापते हैं? सिंपल से 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लें। इसमें एक आपका लगभग 3 या 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आने की लगभग, ये मान लो 90% पॉसिबिलिटी होती है। यदि आपने ये 2 फॉर्मूले याद कर लिए तो आपका क्वेश्चन लगभग ठीक हो जाएगा। इस चैप्टर में हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में हम 5-7 क्वेश्चन करके भी देखेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ठीक किए जाते हैं, क्या इनका करने का तरीका है। देन आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड, मांग की लोच का माप। प्रतिशत परिवर्तन विधि, केवल यही एक विधि आपके सिलेबस में है, बाकी सारी विधियां हटा दी गई हैं। तो पहला फॉर्मूला दिस,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, माइनस ब्रैकेट में है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। सिंपल सा फॉर्मूला है कि कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसे नीचे रख दो और मांगी गई मात्रा डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ, वो ऊपर रख दो, इसको सोल्व कर लो, दैट इज आंसर। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं यहाँ पर, वो भी ब्रैकेट में, कि जब हम मांग का नियम पढ़ रहे थे, वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। एक चीज बढ़ती है, कीमत बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, कीमत कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, अर्थात इनका विपरीत संबंध होने के कारण ये माइनस का साइन लगाया जाता है। क्या उपयोगिता है, कैसे करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। इसी फॉर्मूले को यदि मैं दोबारा से चेंज करूं, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिखें भाई हम, मान लीजिए परिवर्तन हुआ डेल्टा क्यू, तो इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, एक एग्जांपल चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम मानते हैं कि वे किसी वस्तु की कीमत पहले पी 4 रुपीज़ थी, फिर बढ़कर हो गई कीमत 5 रुपीज़ हो गई, उसके कारण कीमत बढ़ी ना, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। 10 से क्वांटिटी और Q1 हो जाएगी आपकी, मान लीजिए 5। बेटा कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ इसमें देखिए जरा, कैसे निकालेंगे। कितना परिवर्तन हुआ, 10 से घट के 5 रह गई, तो कितना 5 का ही परिवर्तन हुआ, बटे कितने पे निकालेंगे, 10 पे इंटू 100। यदि मैं इसको न्यूमेरिकल की भाषा में बात करूं, एल्जेब्रिक लैंग्वेज में बात करूं, तो डेल्टा क्यू मीन्स कितना परिवर्तन हुआ ये, अपॉन शुरू में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, Q इंटू 100। तो प्रतिशत परिवर्तन यही हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे ही यदि मैं निकालूं कीमत का प्रतिशत परिवर्तन, तो कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा P अपॉन शुरू में कीमत कितनी थी, P इंटू 100। तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। क्या करूं बेटा जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। 100 से 100 काट दूं, क्या बचा, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू, इसको ऊपर ले जाऊं सारे पार्ट को, तो रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P अपॉन डेल्टा P, डेल्टा Q अपॉन Q था। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ, ये P ये Q, ऊपर P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला हो गया। इट मीन्स फॉर्मूले दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन ये केवल हमने दो तरह की भाषा में लिख लिए हैं। तो सेकंड फॉर्मूला क्या बना मेरा, ई डी इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। यही दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कैसे हुआ, कैसे बनाया, यदि आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो आप सीधा सीधा इसको दोनों फॉर्मूले याद कर लो। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे हमें मिला, इसकी बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता कि आप इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाओ, ऐसा आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आपको यदि समझ नहीं भी आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ ईडी क्या है बेटा, ईडी इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। क्यू क्या है, इनिशियल डिमांड,
जो शुरू में मांग थी, कीमत में परिवर्तन होने से पहले कितनी डिमांड थी, दैट इज क्यू। पी क्या है, इनिशियल प्राइस, शुरू में प्राइस कितना था। डेल्टा पी, प्राइस में चेंज कितना हुआ। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी। पी वन मीन्स जो फाइनल, जो बाद में प्राइस हुए, कीमत बढ़ने या घटने के बाद जो प्राइस आया, दैट इज पी वन। तो पी वन माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी। ये आप याद रखेंगे। डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, क्यू चेंज इन, डेल्टा क्यू चेंज इन, सॉरी प्राइस नहीं भाई, क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, मात्रा, मांग मात्रा में परिवर्तन। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे आप, क्यू वन माइनस क्यू। क्यू वन क्या है, क्यू वन है कि क्यू तो है जो शुरू में मांग मात्रा थी, और क्यू वन जब प्राइस में चेंज हो गया उसके बाद मांग मात्रा कितनी रही, दैट इज क्यू वन। देन आगे बढ़ते हैं, मांग की लोच की श्रेणियां, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग, जहां ईडी इज इक्वल टू एन डी, इट मीन्स अनंत है, इन्फिनाइट है। डिमांड ऑफ कॉमोडिटी है बेटा जी, कॉमोडिटी या गुड्स कह लो, है ना, इसको आप शॉर्ट में गुड्स भी कह सकते हो। इज इन्फिनिटिव एट करंट प्राइस, इस जो वर्तमान कीमत है उस पर कितनी डिमांड है, इन्फिनिटिव है। बट ए स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस में लीड्स टू जीरो डिमांड, और यदि डिमांड में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं बेटा जी हम, ऐसे, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस प्राइस पे ये डिमांड भी है, ये भी है, ये भी है, चलता ही जाएगा ये आगे तक, चाहे जितनी ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, चाहे जितनी हम क्वांटिटी इस प्राइस पे बेच सकते हैं बाजार में, अनंत डिमांड है। और यदि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो गया, यहाँ आ गई P1, तो फिर डिमांड इस ग्राफ को कहीं टच नहीं करेगी, डिमांड हो जाएगी जीरो। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना मेरा, बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डिमांड कर्व इसके पैरेलल होता है। ये और ये एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है, परंतु कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर उसकी मांग शून्य हो जाती है। इसका मांग वक्र क्षैतिज होता है, क्षैतिज मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। ईडी इज ग्रेटर देन वाई, total expenditure on commodity increase due to increase in price and vice versa. एग्जाम्पल मैंगो, आज आम की कीमत 100 रुपये पर केजी है, तो आपका एक्सपेंडिचर जीरो है। या आम की कीमत जब 50 रुपये पर केजी होती है, आपका एक्सपेंडिचर मान लीजिए 50 ही है, आप रोज 1 किलो आम खरीदते थे, मैंगो की बात कर रहा हूं मैं। यदि आम की कीमत 30 रुपये किलो हो जाए, तब क्या करेंगे, आपकी मम्मी उस दिन 1 किलो के बजाय 2 किलो आम खरीदेंगी, और खर्च कितना हो जाएगा आपका, 60 रुपये। तो इसका मतलब कीमत कम होने पर भी एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ गया। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिट, इकाई से अधिक। कीमत कम होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च, पहले कुल खर्च कितना था,
इस स्थिति में 1 kg खरीद रहे थे, इस स्थिति में कितना खरीद लिया हमने, 2 kg। तो कुल खर्च यहाँ पहली स्थिति में 50 रुपये था, कीमत 50 से घट के 30 हो गई, कुल खर्च बढ़ के 50 से बढ़ के 60 हो गया। तो कुल खर्च बढ़ा है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि डिमांड 1 से अधिक है। तो कीमत कम होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है तथा कीमत बढ़ने पर कुल खर्च कम हो जाता है। अब 30 से मान लीजिए 60 हो जाती है, तब आप क्या करेंगे, 1 किलो खरीदेंगे फिर, है ना। 1 किलो खरीदेंगे तो फिर खर्च कितना होगा, एक्सपेंडिचर 60 ही रह जाएगा, तो 60 से 60 ही होगी। यूनिट, इकाई, जितना मांग में परिवर्तन हुआ, जितना कीमत में परिवर्तन हुआ, मांग में भी इतना ही परिवर्तन होता है, कुल खर्च स्थिर रहता है। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला खर्च स्थिर होता है। देन आगे बढ़ते हैं। लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी, इकाई से कम लोचदार मांग, मांग की लोच इकाई से कम है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कॉमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। यदि प्राइस में कमी होती है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मीन्स उस वस्तु पर आपका कुल खर्च कितना है वो भी कम हो जाएगा। और यदि प्राइस बढ़ती है तो कुल खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। कीमत बढ़ने पर वह बढ़ जाता है। ये कहलाता है हमारा ईडी इज लेस देन 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई हमारे पास, ईडी हमने एक इन्फिनिटी पढ़ी, दूसरी ईडी हमने ग्रेटर देन 1 पढ़ी, फिर ईडी इज इक्वल टू 1 पढ़ी, फिर ईडी लेस देन 1 पढ़ी, और पांचवी ईडी इज इक्वल टू 0। परफेक्ट इन इलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार है। कीमत में परिवर्तन मांग को प्रभावित नहीं करता। कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो, मांग हमेशा उतनी रहेगी। ये जरूरी चीज़ें जैसे मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, वो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसको वही दवाई काम आ रही है तो निश्चित रूप से कीमत उसकी थोड़ी सी बढ़ भी जाएगी, ज़्यादा भी बढ़ जाएगी, तब भी उसको जितनी दवाई चाहिए उतना ही वो खरीदेगा ही, खरीदना उसकी मजबूरी है ना। तो इसको हम कह सकते हैं एसेंशियल मेडिसिन, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं। ऐसी दवाइयाँ जो जीवन की रक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यकता है, और वो दवाई बहुत सस्ती भी हो जाए। जैसे हार्ट का मान लीजिए हार्ट प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को, उसको हार्ट का स्टंट डलवाना है, 50,000 का हो तब भी डलवाना ही पड़ेगा। 1 लाख का हो जाए कीमत बढ़ के तब भी उसे डलवाना ही पड़ेगा। और यदि मान लीजिए 50,000 से कीमत बढ़ के घट के उसकी 25,000 हो जाए तो स्वस्थ व्यक्ति थोड़ी डलवा लेगा। तो मांग हमेशा उतनी रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। ना ऐसा हो सकता भाई अब तो 25,000 के हो गए, एक के बजाय 2 डाल दो, ऐसा नहीं होगा। या आप तो 50,000 से बढ़ के कीमत 1 लाख हो गई तो भाई एक स्टंट की ज़रूरत है, आप आधा ही डाल दो, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ ईडी इज इक्वल टू 0। तो कीमत में परिवर्तन, कीमत कितनी भी चेंज हो, कम हो या ज़्यादा हो, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। एक बार ढंग से मेथड समझ लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एट प्राइस 4, कीमत कितनी है बेटा जी, 4 रुपीज 4। द डिमांड फॉर ए गुड इज 25 यूनिट। सपोज प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज टू 5, 4 से कीमत बढ़ के कितनी होगी, 5। एंड एज ए रिजल्ट द डिमांड, क्या होगा भाई डिमांड में,
डिक्रीज होगी डिमांड, क्योंकि कीमत बढ़ी है, प्राइस हमारा बढ़ा है, तो डिमांड कैसी हो जाएगी, कम होनी चाहिए। ऑफ गुड्स फॉल्स टू 20 यूनिट, 25 से गिर के कितनी होगी 20। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 रुपए कीमत पर एक वस्तु की 25 इकाइयों की मांग की जाती है। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वस्तु की मांग घटकर 25 से घट के कितनी हो गई 20 इकाई हो जाती है। वस्तु की मांग की लोच ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल में आप प्रतिशत तो है नहीं इसमें कहीं भी, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखिएगा P, फिर यहाँ लिखिएगा P1, फिर यहाँ लिखिएगा डेल्टा P। यहाँ P क्या है, जो इनिशियल प्राइस है, पहले वाला प्राइस है, शुरू में कितनी कीमत थी वो। P1 क्या है, बाद में कितनी कीमत हो गई वो। डेल्टा P कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करें, P1 में से P माइनस कर दें। ऐसे ही आप Q की बात कर लें, शुरू में कितनी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी, दैट इज Q, बाद में कितनी मांग मात्रा हो गई Q1, और फिर निकाल लेंगे हम डेल्टा Q की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, बाद वाले में से पहले वाली माइनस कर देंगे, Q1 माइनस Q। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए। 4 रुपए कीमत पर, शुरू में कीमत कितनी थी बेटा 4, एक वस्तु की 25 इकाइयों की मांग की जाती है। कितनी इकाई शुरू में 25, कीमत बढ़कर हो गई 5, P1 5 हो गया, मांग घट के हो गई 20 ले लो। देखो जरा डेल्टा P कितना आया बेटा, P1 माइनस P, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया Q1 20 माइनस 25 माइनस 5। फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला था, ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, माइनस P कितना रख दूं बेटा जी, यहाँ से 4, Q कितना रख दूं 25 इंटू डेल्टा Q कितना रख दूं -5, डेल्टा P कितना रख दूं, ये वाला 1। कर सकते हैं आसानी से वैल्यू पुटअप। इसको सोल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देखो जरा कितना आया, ऊपर कितना हो गया, ये -1 हुआ ना, तो माइनस ये वाला लगा दूं, -4 हो गया ऊपर, अपॉन नीचे कितना हो गया 5, 5 और 1 5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा ED हो गया 4/5 इज इक्वल टू 0.8। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई 0.8। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, आपको यहाँ रुपए इकाई कुछ भी नहीं लिखना है, केवल आंसर 0.8 ही होगा। इजी है, सिंपल है, रख सकते हैं वैल्यू पुट अप। थोड़ी सी समझ से काम लेंगे तो अपने आप हो जाएगा। प्लस माइनस का आप यहाँ ध्यान रखेंगे, है ना। Q1 20 है तो 20 रखेंगे, 20 में से 25 माइनस किया तो -5 आएगा। चलिए जी, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, ये प्रतिशत वाला है। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड इज दिस, ये दी हुई है। इफ देयर इज 5% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड, by what percentage will be demand for the good go down। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत, मांग की लोच ये है। इट मीन्स क्या दे रखा है बेटा, मुझे ED दे रखा है -0.2। यदि वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में प्रतिशत
परिवर्तन कितना हुआ बेटा? 5%। तो मांग कितने प्रतिशत गिर जाएगी? वही फॉर्मूला प्रतिशत वाला लगा लो, ED इज इक्वल टू माइनस का साइन क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैल्यू पुट अप कर दो। इसकी जगह कितना रख दूं? 0.2। अब यहाँ आपको साइन का ध्यान रखना है। यदि ये वाला साइन आप यहाँ से ले रहे हैं, ये ब्रैकेट में इसीलिए है, तो फिर आपको ये नहीं लेना है, वरना ये मत ले, ये क्योंकि ये तो हम ले ही रहे हैं। तो आप ये साइन छोड़ दें, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको यही लिखना है, इज इक्वल टू माइनस कितना बेटा जी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो हमसे पूछा ही है, इसको x मान लूँ। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया? 5। चलिए जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो x बराबर 0.2 इंटू 5 और ये माइनस इधर है, कितना हो गया भाई? 1। अर्थात वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत गिर जाएगी? वैसे तो इन्होंने पूछा है अपने आप डिक्रीज ही हो रही है, घटेगी, क्योंकि यहाँ कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन आपका आंसर भी कहता है -1 आया है। इट मीन्स परिवर्तन कितना होगा? 1% डिक्रीज। किसमें? क्वांटिटी में। परसेंट डिमांड डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया। बोलो, इजी है क्वेश्चन, कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब बात करें मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक के। मांग की लोच को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं? पहला कारक वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ कमोडिटी। जो नेसेसरी थिंग्स हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, लाइक जैसे नमक है, 12 रुपये की थैली होती है, 12 रुपये पर केजी है, 14 रुपये का होगा तो भी नमक खाना कम नहीं कर दोगे। महीने में 1 ही किलो चाहिए मान लीजिए, तो आप 1 किलो नमक खरीदेंगे, 14 रुपये का हो जाएगा, 16 रुपये का हो जाएगा, तो भी खरीदेंगे, 1 किलो ही खरीदेंगे। इसलिए नहीं कि नमक महंगा हो गया तो आप नमक खाना कम कर देंगे, या 12 रुपये से कल को नमक 10 रुपये हो जाए तो आप नमक सब्जी में ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कहलाएगा वस्तु की प्रकृति, जिसकी जितनी नेसेसरी गुड्स हैं, जैसे नमक है, माचिस का मैंने मैच बॉक्स का एग्जांपल दिया ही था। आपकी किताबें हैं, 80 रुपये की किताब होगी तब भी एक किताब खरीदनी पड़ेगी आपको। वो किताब अगले साल 100 रुपये की होगी, नया बच्चा आएगा तो वो भी एक किताब खरीदेगा, महंगी होगी तो ऐसा तो है नहीं कुछ पेज फाड़ के आधी किताब खरीद लेगा या 3/4 किताब खरीद लेगा। या वो 80 रुपये की किताब घट के 50 रुपये की होगी तो ये भी नहीं करेगा वो बच्चा कि भाई मुझे 2 किताब दे दे, अब तो 2 किताब से पढ़ूंगा, एक जैसी 2 किताब तो लाएगा नहीं। तो इनकी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है। ED इज इक्वल टू 0 की तरफ होती है, मीन्स कम लोचदार होती है। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि लग्जरी गुड्स जैसे AC है, परफ्यूम है, ये इलास्टिक होते हैं। यदि कीमत बढ़ेगी तो आप लोग इनका उपयोग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मांग करेंगे, और यदि कीमत बढ़ेगी तो इनका उपयोग कम करेंगे, मांग घटा देंगे, और कीमत कम हो गई, मान लीजिए परफ्यूम सस्ते हो गए तो मांग बढ़ा देंगे, हर बच्चा उसको खरीदेगा। तो साधारणतः अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, माचिस, किताबों आदि की मांग बेलोचदार होती है, अर्थात मांग में लोच नहीं होती। जबकि
विलासिता वस्तुएं जैसे एयर कंडीशन, कीमती फर्नीचर आदि की मांग लोचदार होती है। संयुक्त मांग वाली वस्तुएं jointly demanded goods like car and petrol. Rise in price of petrol will not reduce its demand if demand of car is not decrease. जो संयुक्त मांग वाली वस्तुएं हैं, यदि हम मान लीजिए कार की डिमांड नहीं घट रही और पेट्रोल को महंगा भी कर दें, तब भी पेट्रोल की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात पेट्रोल की मांग कैसी हो जाएगी? बेलोचदार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार की मांग नहीं घट रही, कार अभी भी लोग उतनी ही खरीद रहे हैं। कार जितनी खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग बढ़ती जाएगी। यदि कार की मांग कम न हुई तो पेट्रोल के दाम बढ़ने पर भी उसकी मांग कम नहीं होगी। तो पेट्रोल की मांग को हम क्या कह देंगे? बेलोचदार। अवाइलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। यदि प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता है तो वो मांग लोचदार होगी। जिन वस्तुओं के निकटतम प्रतिस्थापन होते हैं उनकी मांग कैसी होती है बेटा? लोचदार होती है। उनकी मांग अधिक लोचदार होती है जबकि अन्य की कम होती है। जैसे कोक और पेप्सी। कोक की कीमत बढ़ गई, खरीदनी बंद कर देंगे, क्या खरीद लेंगे? पेप्सी खरीद लेंगे। निकटतम प्रतिस्थापन है, एक जैसी सी हैं। तो डिमांड फॉर goods which are close substitute like tea and coffee is relative more elastic, ज़्यादा लोचदार होंगी। चाय महंगी होगी, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, अर्थात चाय की डिमांड कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। विभिन्न उपयोगी, मल्टीपल यूजेज, विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं। गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूज हैव इलास्टिक डिमांड, ऐसी वस्तुएं जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। जैसे दूध, इसको हम चाय भी बनाते हैं, इसको हम सीधा पीते भी हैं, इसकी दही भी जमाते हैं, मक्खन भी निकालते हैं और इससे हम मिठाई बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं। यदि दूध नॉर्मल है तो हम क्या करते हैं? घर में चाय बना लेते हैं, बच्चे दूध पी लेते हैं, थोड़ी सी दही जमा लेते हैं। यदि दूध बहुत सस्ता हो जाए तो हम उसका बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मक्खन बना लेंगे, हो सकता है आपकी मम्मी मिठाई बना लें, मावा निकाल लें, रसगुल्ले बना लें, कुछ और उपयोग कर लें। ऐसे ही जैसे नींबू जब सस्ता हो जाता है तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? बाज़ार से 5 किलो 10 किलो नींबू ले आती हैं, नींबू का अचार डाल लेती हैं। नींबू खाते ही खाते नहीं, अचार भी डाल लेती हैं। और जब महंगा होता है तब क्या करेंगे? हम दूध की केवल चाय, बहुत महंगा हो जाए तो केवल चाय पीनी शुरू कर देंगे। इट मीन्स ये इसके विभिन्न उपयोग होने के कारण इसकी मांग लोचदार होती है। सस्ता होने पर, कीमत कम होने पर मांग बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और महंगा होने पर मांग उतनी ही तेज़ी से कम कर देंगे। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, उपभोक्ता स्थगन, ऐसी वस्तुएं जिनका हम समय पर आगे टाल सकते हैं उपयोग, उनकी मांग इलास्टिक होती है। जैसे हम मकान बनाना है, 4 महीने बाद भी बना सकते हैं, रिपेयर करानी है 2 महीने बाद भी रिपेयर कर सकते हैं। डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर गुड्स द कंजप्शन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन, जिनका उपभोग स्थगन किया जा सकता है तो उनकी डिमांड को हम उनकी डिमांड लोचदार होती है, इलास्टिक होती है। आज सस्ता है तो जो चीज़ हमें 2 महीने बाद उपयोग करनी थी उसको आज ही खरीद सकते हैं, आज ही डिमांड बढ़ा देंगे। महंगा हो गया तो जिसको आज चाहिए भी उस चीज़ को हम 2 महीने बाद शिफ्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए सोना खरीदना है ना, सीमेंट है, मकान की रिपेयर कराने के लिए महंगा हो रहा है, 2 महीने बाद। आज मकान रिपेयर कराने का था प्रोग्राम लेकिन बहुत सीमेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, उम्मीद है आगे सस्ता हो जाएगा तो महीना 2 महीना पोस्टपोन कर लें। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, क्रेताओं की आय। यदि वस्तु के उपभोक्ता अधिक आय वाले हैं, पैसे वाले लोग हैं उस वस्तु के, जैसे एसी है,
तो कीमत बढ़ने पर भी मांगी गई मात्रा में कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत पैसा है, उन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की आदतें। आदत या लत पड़ने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, वो तो खरीदनी है, जैसे शराब है ना, और नशीली वस्तुएं हैं, इनकी इन लोगों को आदत है, लत पड़ी हुई है, तो लत पड़ी हुई है तो निश्चित रूप से वो तो खरीदेंगे। प्रपोर्शन ऑफ इनकम एक्सपेंड ऑन कॉमोडिटी, वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। आय का अनुपात यदि बहुत कम है तो फिर क्या होगा बेटा, बेलोचदार होगी। जैसे आप माचिस खरीदते हैं, माचिस 1 रुपए की आती है और आपकी इनकम मान लीजिए 30,000 पर मंथ है, तो इसका 1 रुपया बहुत थोड़ा अनुपात है, तो माचिस 1 से 2 रुपए भी होगी तब भी आप इसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। यदि हाउस रेंट, मकान किराया, मान लीजिए आप फिलहाल 10,000 रुपये महीना के मकान में रह रहे हैं और इस मकान का किराया 15,000 हो जाए, तो फिर आप इसकी मांग ख़त्म कर देंगे, कोई 10,000 वाला ही खरीदेंगे, क्योंकि अब क्या होगा इस स्थिति में, आधी कमाई तो मकान किराए में ही चली जाएगी, फिर गुजारा कैसे होगा। कितनी बड़ी, 5,000 रुपये बड़ी ना, तो ये 5,000 रुपये अपने आप में आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके कारण आप चेंज कर दें। चलिए आज इतनी बात करते हैं, और कल हम नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास की बात करेंगे कि इससे रिलेटेड अभ्यास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए ठीक है, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।